नमस्कार। आज हम लोग एक बड़े ही दिलचस्प और सच कहूं तो बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सत्ता की साझेदारी, जिसे हम पावर शेयरिंग भी कहते हैं। अब देखिए, किसी भी देश को ठीक से चलाने के लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम दो देशों की बिल्कुल अलग-अलग कहानियों में चलेंगे। तो चलिए इस पूरी बात को ना एक बहुत ही आसान से सवाल से समझते हैं। ज़रा सोचिए, अगर किसी घर में सारे के सारे फैसले सिर्फ एक ही इंसान ले रहा हो और बाकी किसी की भी नहीं सुनी जा रही हो, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, झगड़े होंगे, घर में तनाव बढ़ेगा, है ना? बिल्कुल। और ठीक यही लॉजिक जो घर पर लागू होता है वो देशों पर भी लागू होता है। तो ये पावर शेयरिंग है क्या? दरअसल ये एक ऐसा सिस्टम है जहां राजनीतिक शक्ति यानी पॉलिटिकल पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहती, बल्कि उसे सरकार के अलग अलग समूहों और लेवल्स में बांट दिया जाता है। और ऐसा करते क्यों हैं? ताकि टकराव से बचा जा सके और सबके साथ न्याय हो सके। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए अपनी पहली कहानी की तरफ चलते हैं। हम बात करने वाले हैं बेल्जियम की, एक ऐसा देश जिसने एकता का रास्ता चुना। तो बेल्जियम है तो यूरोप का एक छोटा सा देश, लेकिन इसकी जो एथनिक बनावट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब काफ़ी उलझी हुई है। अब देखिए, यहाँ की कुल आबादी में से करीब 59% लोग डच भाषा बोलते थे, 40% 40% लोग फ्रेंच बोलते थे और बचा हुआ 1% वो जर्मन बोलते थे। अब यहाँ आता है कहानी में असली ट्विस्ट। देखिए, पूरे देश में तो डच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे, है ना? लेकिन इसकी जो राजधानी थी ब्रसेल्स, वहां मामला एकदम उल्टा था। एकदम। वहां 80% 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे ना, वो ज्यादा अमीर और पावरफुल भी थे। तो जाहिर है, इसकी वजह से डच लोगों के मन में धीरे धीरे नाराजगी बढ़ने लगी थी। लेकिन बेल्जियम के जो लीडर्स थे, उन्होंने गजब की समझदारी दिखाई। उन्होंने लड़ाई झगड़े वाला रास्ता नहीं चुना, बल्कि उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार बड़े बदलाव किए। और मकसद क्या था? मकसद था एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर कोई, हर समुदाय एक साथ शांति से रह सके। और इसी शानदार मॉडल को कहते हैं अकोमोडेशन, या हिंदी में कहें तो समायोजन। तो ठीक है, बेल्जियम की कहानी को अभी यहीं पर रोकते हैं और अब चलते हैं एक ऐसे देश की कहानी की ओर जिसने इससे बिल्कुल बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। ये कहानी है श्रीलंका की, जो एकता नहीं बल्कि विभाजन के रास्ते पर चल पड़ा। अब हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में देखें तो वहाँ दो मेन ग्रुप्स थे। यहाँ की करीब 74% आबादी वो सिंघली भाषा बोलती थी और लगभग 18% लोग तमिल थे। तो ये तो साफ है कि सिंघली समुदाय बहुत बड़ी मेजॉरिटी में था। और आज़ादी के बाद श्रीलंका ने जो रास्ता चुना उसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी बहुसंख्यकवाद। अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा विश्वास है कि भाई जो समुदाय मेजॉरिटी में है उसे अपनी मर्जी से देश पर शासन करने का पूरा हक है। और इस चक्कर में जो माइनॉरिटी है, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह अनदेखा किया जा सकता है। और दुख की बात है कि श्रीलंका में हुआ भी बिल्कुल यही। 1948 में उन्हें आज़ादी मिली और बस कुछ ही साल बाद 1956 में एक ऐसा कानून पास कर दिया गया जिसने सिंघली को देश की अकेली, जी हाँ, अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिलों की भाषा, उनके अधिकार, सबको एक झटके में नज़रअंदाज कर दिया गया। और इसका नतीजा बहुत भयानक था। एक विनाशकारी गृह युद्ध, एक सिविल वॉर, जिसने देश को कई दशक पीछे कर दिया। तो अब तक हमने ये जो दो बिल्कुल अलग कहानियां देखी, बेल्जियम और श्रीलंका की, इनसे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पावर को शेयर करना, सत्ता को बांटना कितना समझदारी भरा फैसला होता है। ये जो सामने दिख रहा है, ये एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ बेल्जियम जिसने पावर शेयरिंग को चुना और नतीजा शांति और एकता, और दूसरी तरफ श्रीलंका जिसने बहुसंख्यकवाद को चुना और नतीजा टकराव, हिंसा और एक लंबा चलने वाला सिविल वॉर। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर पावर शेयरिंग इतनी जरूरी क्यों है? क्यों कहा जाता है कि इसे अपनाना चाहिए? देखिए, इसके पीछे दो बहुत मजबूत कारण हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, जिसे हम युक्तिपरक कारण कहते हैं, और दूसरा है मॉरल रीजन, यानी नैतिक कारण। चलिए पहले बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजन की। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर शेयरिंग एक प्रैक्टिकल और समझदारी भरा फैसला है,
क्यों? क्योंकि ये समाज के अलग-अलग ग्रुप्स के बीच झगड़े और टकराव की संभावना को कम कर देता है। और जब टकराव कम होता है तो देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, यानी राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। तो एक तरह से ये स्मार्ट चॉइस है। और अब आते हैं दूसरे यानी मॉरल रीजन पर। ये कारण कहता है कि पावर शेयरिंग सिर्फ दिमाग से ही नहीं, दिल से भी सही है। ये डेमोक्रेसी की मतलब लोकतंत्र की असली आत्मा है। आखिर लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि लोगों का हक बनता है कि उनसे सलाह ली जाए, उनसे पूछा जाए कि उन पर शासन कैसे किया जाना चाहिए। तो ये सिर्फ एक स्मार्ट चॉइस नहीं है, ये एक सही चॉइस भी है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। पर अब अगला बड़ा सवाल ये है कि भाई इसे करते कैसे हैं, क्या तरीके हैं इसके। तो चलिए अब यही देखते हैं कि डेमोक्रेसी में सत्ता की साझेदारी असल में होती कैसे है। देखिए, आज के मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के मोटे तौर पर 4 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज बंटवारा, दूसरा है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर बंटवारा, तीसरा है अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा और चौथा है राजनीतिक पार्टियों के बीच पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें क्या होता है कि पावर को सरकार के एक ही लेवल पर 3 अंगों में बांट दिया जाता है। लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। और इससे एक बहुत ही कमाल का सिस्टम बनता है जिसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब हर अंग दूसरे के काम पर नजर रखता है ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब दूसरा तरीका है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पावर ऊपर से नीचे अलग अलग लेवल्स पर बांटी जाती है। जैसे सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स और फिर सबसे निचले स्तर पर लोकल गवर्नमेंट्स, जैसे हमारे यहाँ नगरपालिकाएं और पंचायतें होती हैं। तीसरा तरीका थोड़ा अलग है, ये है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर का बंटवारा। इसमें सत्ता में हिस्सा अलग अलग धार्मिक या भाषाई समूहों को भी दिया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी आरक्षित सीटें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समाज के वो वर्ग जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी सरकार में अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। और अब आते हैं चौथे और आखिरी तरीके पर। ये है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग। ये हमें तब देखने को मिलता है जब इलेक्शन में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। तब क्या होता है? तब अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आकर एक कोअलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार बनाती हैं। तो ये भी पावर को शेयर करने का ही एक बहुत जरूरी तरीका है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का निचोड़ बस एक ही है। असली ताकत किसी एक के हाथ में सत्ता होने में नहीं, बल्कि मिलजुल कर एकता से रहने में है। पावर शेयरिंग सिर्फ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, ये तो किसी भी देश में शांति और तरक्की की बुनियाद है, उसकी नींव है। तो बस जाते जाते एक सवाल। अभी हमने पावर शेयरिंग के जो अलग अलग तरीके समझे, क्या भारत में उनके उदाहरण देखने को मिलते हैं? जरा इस पर सोचिएगा जरूर।